ये ब्लैक वॉरेंट सीरीज का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, वरना ये भाग समझ नहीं आएगा। पहला पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट चैनल में चले जाइए, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। अब चलिए आपको सुनाता हूँ आगे की कहानी। अब हम देखते हैं कि करतार और उजागर की फांसी का ऑर्डर आ जाता है। अब नए जेल अधीक्षक आ जाते हैं जेपी सिंह। तोमर की निजी जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही थी। उसकी एक्स पत्नी चाहती थी कि वो पुलिस की नौकरी छोड़कर कहीं दूर रहे तो वो उसके साथ सेटल हो जाएगी। फिर तोमर अपने परिवार को समय दे ही नहीं पाता था। वो नहीं निभा पा रहा था बाप और पति का रोल, इसीलिए उसकी पत्नी अलग हुई। पर तोमर अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था। सुनील की अपनी माँ के साथ भी नोकझोंक होती रहती थी। कहीं वो बताते कि उनका लड़का जेलर है तो लोग जज करने लगते थे, इसलिए उन्हें नहीं पसंद था कि सुनील ये नौकरी करे। उन्हें शर्म आती थी लोगों को बताने में कि उनका लड़का क्या करता है। सुनील सोचता है इस जेल में बहुत से लोग हैं जो इतने गरीब हैं कि वो वकील तक नहीं कर पाते अपने लिए। कितने बेकसूर लोग जेल में सड़ रहे हैं, उन्हें इतना हक तो मिलना ही चाहिए कि वो अपने लिए लड़ सकें। सुनील एक प्रपोजल तैयार करता है कि वकीलों की एक टीम होगी जो गरीब कैदियों की मदद करेंगे उनका केस लड़ने में। वो सीनियर से अप्रूवल लेने जाता है, लेकिन वो मना कर देते हैं, ये कह के कि ये सब IAS IPS करते हैं, तुम जेलर हो, जेल चलाओ। अब एक दिन फिर से बॉल आती है तो वही लड़का उठाने आता है, लेकिन इस बार त्यागी के लोग घात लगाए बैठे थे जो कि उसे पकड़ लेते हैं। त्यागी उसे मारने ही जा रहा था कि तभी सरदार गिरोह आकर उसे बचा लेता है। अब त्यागी और हड्डी गिरोह गठबंधन कर लेते हैं सरदार गिरोह को मिटाने के लिए। सुनील एक सीनियर वकील के पास जाता है प्रपोजल लेके, तो वो सुनील को नए नवेले वकील पकड़ा देता है जिन्हें शायद ही कुछ जानकारी थी कानून के बारे में। अब सरकार की तरफ से जेल में कुछ लोग आते हैं ये पुष्टि करने कि जो बजट जेल के लिए है वो पूरा उसमें ही लग रहा है कि नहीं, कहीं घपलेबाजी तो नहीं हो रही। उनको एक कैंटीन के हिसाब में गड़बड़ी दिखती है जिसकी जिम्मेदारी थी सुनील की। कैंटीन के अकाउंट में गड़बड़ी मिली थी 10,000 से ज्यादा की। इतनी तो सुनील की साल भर की तनख्वाह भी नहीं थी। गड़बड़ी करते थे तोमर और बाकी सब, और वो खा जाते थे पैसा। तोमर सोचता है कि वो ना फंसे, इसके लिए सुनील को फंसा दो। सुनील से वो वैसे भी चिढ़ता था तो ठंडक मिल जाती है उसके दिल को ऐसा करके। सुनील की एक पड़ोसन थी जो कि सुनील से कहती कि मुझे जेल का खाना चाहिए। उनके और उनके पति की कुंडली में दोष था कि वो जेल जाएंगे। पंडित जी ने बताया था कि जेल का खाना खाओ तो दोष मिट जाएगा, तो इसीलिए वो मांग रही थी खाना। अब पड़ोसी थी तो सुनील उन्हें खाना दे देता है। चल सुनील से कहता कि मुझे एक आदमी से मुलाकात करनी है पर मेरा आवेदन अटका हुआ है, अगर तुम पास करा दो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ जो कि तुम चुका दोगे जो भी हिसाब में गड़बड़ी निकली है। सुनील साफ मना कर देता है। सुनील तोमर से कहता कि आखिर मैंने क्या गलती की है, मैं अपने लिए भाग दौड़ थोड़ी कर रहा था। तोमर कहता कि करनी चाहिए अपने लिए भाग दौड़, क्योंकि कोई और नहीं करेगा। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। इस चार दीवारी के बाहर ना हमारी कोई इज्जत नहीं है। हमारे घर वाले हमारे काम को समझते ही नहीं है। ले दे के हम ही लोग हैं एक दूसरे के लिए, पर तू अपने यहाँ किसी के लिए नहीं सोचता है, उन कैदियों के लिए रोता रहता है बस तू। सुनील कहता कि आप ही बता दो अब क्या करूं मैं। तोमर बताता है रोज रात को जेल में राशन आता है, उसमें से हम एक हिस्सा निकाल के चुपचाप रातों रात बाहर बेच देंगे, थोड़े बहुत पैसे हाथ में आ जाएंगे और फिर धीरे धीरे तेरा हिसाब भी पूरा हो जाएगा। सुनील मजबूर था तो ये करने के लिए मान जाता है। फांसी का दिन आ जाता है। करतार और उजागर को फांसी दे दी जाती है। इस बार सुनील को डर नहीं अफसोस था कि गरीबी के कारण ये दोनों अपना केस नहीं लड़ पाए, इसलिए मारे गए। करतार और उजागर वाला केस भी रियल है। दोनों को अन्य अपराधों के अलावा हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई और 9 अक्टूबर 1983 को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। ठंड का मौसम आ गया था पर कैदियों को कंबल नहीं दिए गए थे, तो कुछ कैदी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं कि हमें कंबल प्रदान कराया जाए। तोमर कहता कि छोड़ो, भूख से जब इन सबका नितंब फटेगा तो खुद खाएंगे। काफी दिन बीत जाते हैं पर कैदी खा ही नहीं रहे थे कुछ। सुनील ने तो अब कुछ बोलना ही बंद कर दिया था। मांगत का छोटा भाई घर से कहीं चला गया था, पता नहीं कहाँ। लोगों का कहना था कि वो किसी संगठन से जुड़ गया है। भूखे रहकर एक कैदी की तबीयत खराब हो जाती है। सबको पाइपों के जरिए जबरदस्ती खिलाना पिलाना शुरू कर दिया जाता है। मांगत इतना परेशान रहने लगा था कि जरूरत से ज्यादा पीने लगा था। पी के किसी कैदी के सेल में पड़ा हुआ था तो तोमर उस पर खूब गुस्साता है और कहता कि जाओ थोड़े दिन तुम घर चले जाओ। प्रिया को जब पता चलता है कि सुनील को एक वकील की तलाश है तो प्रिया कहती कि मैं जानती हूँ एक वकील को जो फ्री में मान जाएगा। सुनील कहता हाँ मैं इतने महीनों से घिस रहा हूँ तो कोई माना नहीं, तुम्हारे कहने से बड़ा मान जाएगा कोई। इस बात पे दोनों में बहस हो जाती है काफी। सुनील को लग रहा था कि प्रिया को उस पर भरोसा नहीं कि वो कुछ कर भी रहा है, और प्रिया को लग रहा था कि सुनील को उस पर भरोसा नहीं कि वो कर सकती है मदद। अब हम देखते हैं कि जुगाड़ लगा के ग्रवित कविता से जेल के बाहर मिलने जाता है। कविता उससे पूछती है कि तुम किस लिए जेल में हो, तो ग्रवित बताता है कि मैंने खून किया था, इसलिए गैस एजेंसी वाले से लड़ाई हो गई थी तो मैंने चाकू मार दिया। अफसोस होता है पर उससे क्या होगा,
फांसी दे सकते हैं मुझे। ये सुनकर जो अब तक प्यार उमड़ रहा था कविता का ग्रवित के लिए, उसे लकवा सा मार जाता है। ग्रवित उदास मुंह लिए वापस चला जाता है जेल। ग्रवित को खबर मिलती है कि जेल में कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो ये बात वो सुनील को बताता है और कहता है कि फैक्ट्री में रेड डलवा दो। सुनील तोमर को बताता है तो तोमर दरिया को साथ भेजता है सुनील के। दोनों लोग जाते हैं फैक्ट्री तो 3 लोग मिलते हैं हथियार बनाते हुए। हथियार त्यागी और हड्डी गिरोह के लिए बनाया जा रहा था, सरदारों को मारने के लिए। जेल अधीक्षक कहता कि पूरी जेल में रेड मारो, और भी हथियार मिल सकते हैं। तोमर कहता कि उससे माहौल खराब हो सकता है। वैसे भी जो भी उनके पास होगा उन्होंने अब तक छुपा दिया होगा, सही समय पर रेड मारेंगे। सैनी साहब सुनील को बताते हैं कि कंबल के लिए जितना बजट निकला है उतना पैसा है, लेकिन हाउसकीपिंग का रजिस्टर जब चेक किया तो पता चला वेंडर ने कंबल पूरे सप्लाई ही नहीं किए हैं। वेंडर ने एक कंबल मार्केट से 4 गुना दाम पर हम लोगों को दिया है, मतलब पैसे पूरे ले लिए, कंबल 1/4 मिले। कंबल का जो रेट है उसका अप्रूवल दिया है जेल अधीक्षक और तोमर ने। एक तरफ तोमर सर कैदियों के कंबल चोरी करके बेच रहे हैं और दूसरी तरफ इनके नाक में फीडिंग ट्यूब डाल रहे हैं। सैनी साहब कहते हैं कि शिकायत कर देते हैं, तो सुनील कहता कि मुझे कुछ नहीं करना, जो करेंगे सब मेरे ऊपर ही आ जाएगा, मुझे अपना नितंब और नहीं चौड़ा कराना है। सैनी साहब सीधा एकदम सीनियर के पास चले जाते हैं शिकायत करने, इस उम्मीद में कि वो तो मदद करेंगे ही। जीपी खबर देता है कि मकबूल भट्ट के समर्थकों ने इंग्लैंड में एक भारतीय राजनीतिज्ञ का खून कर दिया है। मकबूल का ब्लैक वारंट इशू हो गया है, उसे तुरंत फांसी कोठी में शिफ्ट करो। प्रिया सुनील के पास एक वकील भेजती है जिसकी उसे जरूरत थी कैदियों के लिए। प्रिया ने वाकई में मदद कर दी और वकील फ्री में केस लड़ने को राजी था। अगले दिन सीनियर सैनी साहब को बुलाते हैं, वहाँ जेपी और तोमर भी मौजूद थे। सीनियर उस पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं कि क्या पता आप कैदियों के साथ मिलकर कंबल बेच रहे हो, इन्हें सस्पेंड करिए और रिटायरमेंट के बाद की पेंशन भी बंद करिए इनकी। सीनियर भी मिला हुआ था इस स्कैम में। वकील को देखने मिलता है कि कई कैदी ऐसे हैं जिनकी सजा खत्म हो चुकी है फिर भी वो जेल में हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो अब आजाद हैं। वकील सुनील से कहता एक परमानेंट सेटअप करते हुए लीगल क्लिनिक बनाते हैं जहाँ पर अलग अलग वकील आकर सर्व कर सकेंगे। सैनी साहब रोने लगते हैं, हाथ जोड़ के भीख मांगने लगते हैं कि ऐसा मत करिए, मुझे माफ कर दीजिए। सैनी साहब को बाहर भेज सीनियर तोमर से कहता कि बोल देना उसे कि तुमने मुझे मनाया और मैं मान गया, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। और मकबूल भट्ट को फांसी दे दी जाती है। सैनी साहब घर जाके खूब दारू पीते हैं। उनके दिमाग में चल रहा था कि इतने साल उन्होंने इतनी ईमानदारी से काम किया और आज उन्हें ही फंसाया जा रहा है। उन्हें अब तक नहीं पता था कि कोई इंक्वायरी नहीं होनी है, बस डरा रहे थे। वो इतना डर गए कि उन्हें लगने लगा कि अब तो सब खत्म हो गया। नशे में उनके गलत विचार उन पर हावी हो जाते हैं और फिर वो गलत कदम उठाते हुए खुद की जान ले लेते हैं। सुबह जब सुनील आता है तो सैनी साहब को छत से लटका देख एकदम सहम जाता है। गुस्सा आ रहा था उसे कि जेल के इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से उनकी जान चली गई। जेपी उसे लीगल एड प्रपोजल का अप्रूवल दे देता है। ये एक तरह की घूस थी कि तुम्हारा काम हो रहा है ना तो तुम शांत रहना। मांगत गांव से वापस आ जाता है, अब और नशा करने लगा था वो। मकबूल भट्ट की कहानी भी सच्ची कहानी है। मकबूल भट्ट एक कश्मीरी अलगाववादी नेता था। उसे हत्या, जासूसी और तोड़फोड़ के लिए 2 बार मौत की सजा सुनाई गई थी। 11 फरवरी 1984 को मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। साल 1984 सिख चरमपंथियों द्वारा मंदिर की किलेबंदी और कब्जा पंजाब में एक अलग सिख राज्य के लिए 2 साल के अभियान की परिणति थी। श्रीमती गांधी का सब्र का बांध टूट गया। उनके सैनिक पंजाब में चले गए। उन्होंने मंदिर को घेर लिया और उस पर धावा बोल दिया। फिर खबर आई कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई। मारने वाले उनके खुद के सिक्योरिटी गार्ड थे जो कि सिख थे। दोनों देश में दंगे भड़क उठे। सिखों को मारा जा रहा था, उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आया जा रहा था, उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा था बेवजह। तिहाड़ जेल में भी कई सिखों को भेजा जाता है। वो कोई अपराधी नहीं थे, आम आदमी थे सब, पर जानबूझ के किया जा रहा था सब। जेल के अंदर भी माहौल बिगड़ता साफ दिख रहा था। मांगत से ये देखा नहीं जा रहा था कि उसके लोग बेवजह पीटे जा रहे हैं। उसे गुस्सा आ रहा था, पर उसने वर्दी पहन रखी थी जो कि उसे जकड़े हुए थे कानून के शिकंजे में। जेल में जितने भी सिख ऑफिसर जेल ड्यूटी पर थे सबकी ड्यूटी बदल दी जाती है। ऐसे काम दिए जा रहे थे जिसमें कैदियों से लेना देना ही ना हो उनका। मांगत को दूसरा काम पकड़ाया जा रहा था जो कि साफ पता चल रहा था कि जानबूझ के किया जा रहा है, तो वो भड़क पड़ता है। वो कहता कि हमें हटाया जा रहा है क्योंकि अंदर भरा जा रहा है बिना किसी कसूर के, बिना किसी गलती के सिविलियन लोगों को। तोमर उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता कि ऊपर
ऊपर से ऑर्डर आया है। दैया भी बगावत करते हुए कहता कि ये फैसला बिल्कुल ठीक नहीं है सर। तो तोमर कहता कि बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी हटाने की सिफारिश की गई थी, नहीं हटाई। क्या हुआ देख लो। सूझबूझ से काम लेना होता है, जैसे मैंने लिया। त्यागियों और हड्डियों के बीच की दुश्मनी खत्म कर दी, दोनों में दोस्ती कराई। अब वो दोनों गिरोह हमारे साथ खड़े हैं सरदारों के खिलाफ। शांति है पूरे जेल में। हम जो चाह रहे हैं वही हो रहा है और वही होगा। हम देखते हैं कि सरजू अपना बदला पूरा करते हुए नीला को मार डालता है। त्यागी और हड्डी गिरोह की दुश्मनी फिर से शुरू हो गई। भंग होने वाली थी शांति अब जेल की। पता तो चली जाता है कि सरजू ने मारा तो उसको नंगा करके पीटते हुए पूछा जा रहा होता है कि बताओ बाकी के हथियार कहाँ रखे हैं। दैया तोमर से कहता कि आपके हिसाब से कुछ नहीं चल रहा, अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा और एक एक हथियार ढूंढ के निकालूंगा। मांगत तो पूरा नशेड़ी बन चुका था, हर समय नशे में डूबा रहता था। सुनील मांगत से मिलकर कहता कि जेल की हालत बहुत खराब हो रखी है। तो मांगत कहता कि बाहर कौन सी अच्छी है, हमें चुन चुन के मारा जा रहा है। मेरे पिताजी बताते थे कि बंटवारे के पहले हमारे बड़े बड़े खेत थे, रातों रात सब छोड़कर इस तरफ आना पड़ा। आम आदमी, हिंदू मुसलमान ये दुश्मन नहीं है हमारे, पीछे तो ये भी थे ना। दुश्मन वो हैं जो सियासत का खेल खेलते हैं, गाँव गाँव जाके बच्चों को गुमराह किया है। सुनील कहता तुम्हारे भाई जस्सी को भी किया ना। तुम्हारी माँ से बात की मैंने, तूने बात क्यों नहीं की है इतने दिनों से उनसे? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी माँ कितनी परेशान है। एक बेटे के पीछे पुलिस पड़ी हुई है और दूसरा यहाँ दिन रात शराब पी के पड़ा रहता है। मांगत गुस्साने लगता है कि बिना पूछे फोन कैसे किया तूने। सुनील कहता कि तू खुद से कभी कुछ बताता नहीं तो मुझे करना पड़ा। जेल ड्यूटी पे वापस आना है तुझे। बीच में टोकते हुए मांगत कहता कि मुझे नहीं करनी जेल ड्यूटी। कैसी मनुष्यत वाली नौकरी है ये, कभी इसको मारो कभी उसको मारो। किसी का खाना बंद कर दो, किसी को जगा कर रखो, कंबल ना दो, ना इज्जत ना ईमान का पैसा। कैदी तो कुछ साल बिता के चले जाते हैं, हमारी तो डबल उम्र का है सिस्टर संभोग। सुनील सब कुछ सुनकर चुपचाप वहां से चला जाता है। दैया पूरा जेल छानना शुरू कर देता है हथियारों के लिए। सुनील को लवली कहीं जाते हुए दिखाई पड़ता है तो वो उसके पीछे जाता है। तभी कैदी आपस में भिड़ जाते हैं तो दैया उन्हें शांत कराने जाता है। तभी लाइट बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और इसी अंधेरे में कैदी दैया को कूट देते हैं। उधर सुनील को भी कोई कैदी डंडा मार देता है। दैया और सुनील दोनों अस्पताल में भर्ती होते हैं। पता चलता है कि दैया बाप बनने वाला है, मतलब उसकी शादीशुदा जिंदगी सही चल रही थी। दैया और सुनील के बीच अभी भी बातचीत बंद थी। तोमर को पता था कि ये त्यागियों की ही कारस्तानी है तो वो त्यागी से कहता कि तुम्हें हड्डी या सरदार गिरोह के साथ जो करना है करो, तुम्हें पूरी छूट है, लेकिन मेरा स्टाफ सुरक्षित रहना चाहिए। त्यागी कहता गलती हड्डियों से सरदारों से ज्यादा आपकी है। बहुत पहले एक सांप मारा था हमारे लड़के ने, आपने बिना वजह उसका बवाल खड़ा कर दिया। अब वो मर चुका है लड़का हमारा। नशे वाला मामला भी हम अपने तरीके से संभाल लेते, पर आपने हमारे लड़कों को उल्टा टांग दिया। आपको जैसे आपके स्टाफ की फिक्र है वैसे ही मुझे मेरे लड़कों की। उन्हें मुझे भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि तिहाड़ जेल में असली राज किसका है। अब मैं पहले सरजू को मारूंगा, फिर हड्डियों के 4-5 लोगों को मारूंगा। अब ये दोस्ती बंद, अब तो खून बहेगा तोमर साहब। तोमर समझ गया था कि अब बवाल मचेगा तो अब वो सबको लगा देता है हथियार ढूंढने में और जेल में लॉकडाउन लगा देता है। सुनील तोमर से कहता कि ये सही नहीं है सर, हमें अच्छे से पता है कि हमला त्यागियों ने किया, लेकिन सजा आप पूरी जेल को दे रहे हो। पहले दिन आपने कहा था कि कोई भी गिरोह हो अगर वो शुरू करें तो जवाब हम देंगे। तोमर कहता कि हाँ कहा था, लेकिन तब में और अब में फर्क है। सुनील कहता हाँ फर्क है कि त्यागी के सामने अब आपकी चलती नहीं, जेल कभी सगा नहीं होगा आपका, इतना तो मैं समझ गया हूँ सर। शुरू में मुझे लगा था कि जगह जैसी भी हो आप हो संभाल लोगे, लेकिन आपने कभी हमारे बारे में सोचा ही नहीं। कैंटीन स्कैम, कंबल की चोरी, सैनी साहब आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा है। मांगत को ड्यूटी से निकाला, दैया भी अस्पताल में है, हथियार हम आज तक ढूंढ नहीं पाए। ये सब नहीं होता अगर फैसले साथ में लेते सर। तोमर कहता कि ये सब कुछ हुआ क्योंकि किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी सुनकर चलोगे तो किसी को एक खरोंच भी नहीं आएगी। मर्द को जब मानसिक तनाव होता है, परेशानियों में उलझा होता है, तो वो अपनी मन पसंदीदा औरत के पास ही जाता है थोड़ा सुकून पाने। पर सुनील की सुकून प्रिया बात ही नहीं कर रही थी उस नोक झोंक के बाद से। सी क्लास वाले कैदी ही जेल की साफ सफाई का काम करते थे। लॉकडाउन लगा हुआ था तो कुछ नहीं हो रहा था, तो चार्ल्स ने याचिका डाल दी इस समस्या को लेकर। जेल के जो हालात थे इस समय ठीक नहीं था ऐसा होना, तो याचिका वापस लेने के हेतु सुनील चार्ल्स से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चार्ल्स कहता कि मुझे अपना जन्मदिन मनाना है, मुझे लगता है कि हर कोई थोड़ी मिठाई खाने का हकदार है। तोमर की त्यागी के सामने चली नहीं तो वो अब राणा के सामने वही डील लगता है कि जो करना है करो, मेरा स्टाफ सुरक्षित रहना चाहिए। राणा कहता कि अगर ऐसा चाहते हो तो पहले तुम त्यागी के सारे धंधे बंद कराओ। तोमर
ऐसा करवा देता है तो त्यागी तोमर की सेटिंग लगा देता है। तोमर जब अपनी बेटी के साथ बाहर घूम रहा था तो कुछ गुंडे आए और उन पर बंदूक तान दी। बेटी से कहा कि अपने पापा को बोलो ज्यादा पाबंदी न लगाएं, सुधर जाएं। तोमर की पत्नी को जब ये किस्सा पता चलता है तो वो तोमर से कहते कि हमसे दूर रहो तुम तो ही अच्छा है। सब गड़बड़ होती चली जा रही थी। सुनील चाहता था कि सब एक हो जाएं तभी कुछ हो सकता है, तो वो जाता है दैया के पास उससे सुलह करने। सुनील अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहता कि पुरानी बातें भूल जाते हैं, सब एक हो जाते हैं, वरना यहाँ का हाल बेहाल हो जाएगा। दैया कहता पहले गाली दे के दिखा। तो सुनील अभी फुल जोश में था तो गाली दे के दिखाता है। तो दैया उसका धाकड़पन देख खुश होते हुए फिर से दोस्ती कर लेता है उससे। दैया और सुनील अपना प्लान लेके जाते हैं जेल अधीक्षक के पास। वो कहते हैं त्यागियों को खत्म करना होगा और इसके लिए मांगत की जरूरत पड़ेगी। दैया तोमर को ताना कसते हुए कहता कि तोमर सर ने पहले दिन ही बताया था कि जेल में सबसे जरूरी है रेपुटेशन। इनकी फैमिली पर हमला हुआ है सर, पीछे नहीं हट सकते। अब त्यागियों को खत्म करेंगे हड्डियों का विश्वास जीत के और सरदारों को शांत करके, जिसके लिए मांगत को वापस लाना होगा। सुनील मांगत से कहता कि तूने बोला था ना कि डबल उम्र कैद है हम लोगों की, तो इज्जत से ईमान से साथ मिल के काटते हैं। दोनों मांगत को भी मना लेते हैं वापस जेल ड्यूटी पे आने के लिए। मांगत सरदार गिरोह के सरताज को जाके समझा देता है कि जेल का माहौल ठंडा करना है, इसलिए हड्डी को कुछ नहीं करना, त्यागी का जो करना है कर। त्यागी गिरोह के कुछ लोगों को वो दूसरी जेलों में ट्रांसफर करा देते हैं। बाकी बचे त्यागी के लोगों को ये लोग पैसे का लालच दे के पता लगा लेते हैं कि हथियार कहाँ छुपा रखे हैं। जेल में तोमर ने अपना पर्सनल गार्डन बना रखा था, सारे हथियार वहीं गड़े मिलते हैं। तोमर भी अब झल्ला चुका था इन लोगों की बीप बीप में, तो जिन्होंने खबर दी थी हथियार की वो उन्हीं को कूट देता है गुस्से में। त्यागी को अकेले किसी और ही जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जो बचे थे वहाँ उनमें से भी कुछ लोगों को किसी और जेल में भेज दिया जाता है। उसका पूरा गिरोह टूट फूट गया। कैदियों को अब उनके नाम के आधार पर अलग अलग बांट दिया जाता है, जैसे पहले ए वाले फिर बी वाले, इस तरह से। तो जितनी जिसकी दोस्ती यारी हो रखी थी सब टूट जाती है, सब बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। हड्डी गिरोह और बाकी छोटे मोटे गिरोह जो थे वो भी खत्म हो जाते हैं। जब कैदियों को बांटा जा रहा था तो अपना सेल पाने के चक्कर में कैदियों ने भसड़ मचा दी थी। सुनील जाता है उनके पास और गाली देते हुए सभी को पीटने लगता है, तो दैया और मांगत उसे बाहर निकालते हैं। आखिर ढल ही गया सुनील जेल के रंग में। सीधा साधा छुई मुई सा आया था। जेल के हालातों ने उसे भी गुस्सा करना, मारना, गाली देना सिखा ही दिया। बन गया वो भी धाकड़ जेलर, ऐसा जेलर जिसमें सिर्फ बुराइयां ही नहीं भरी थी, अच्छाइयां भी थी। सुनील प्रिया को कॉल करता रहता था, तो आज प्रिया कॉल उठा लेती है। सुनील उससे कहता कि मुझे तुमसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्रिया कहती कि तुम्हारी माँ ठीक सोचती है तुम्हारी नौकरी के बारे में। गंदगी के बीच में रहोगे तो सारी भड़ास अपनों पर ही निकालोगे ना। मुझे टाइम चाहिए, नहीं दे सकते तो वो भी ठीक है। इतना बोल के वो फोन काट देती है। सुनील की प्रेम कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। सुनील की माँ पंडित जी को उसकी कुंडली दिखाती हैं, तो पंडित जी कहते हैं कि जेल का दोष तो है। माँ कहती है कि सुना है कि जेल का खाना खिलाने से दोष उतर जाता है। पंडित जी हंसते हुए कहते हैं कि कितना खाना खिलाइएगा माता जी, 2 उम्र कैद के बराबर जेल में रहना लिखा है। अपने घर का खाना खिलाइए और करने दीजिए बच्चे को जो कुछ करना है उसे। सुनील के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है, ये सोच कर के चलो कम से कम कोई तो माँ को समझा रहा है। दैया का बच्चा इस दुनिया में जन्म ले लेता है। मांगत ने पीना कम कर दिया था और घर पे बात भी कर लेता है। अब हमें देखने मिलता है कि ग्रवित से मिलने आई है कविता। उसको फील हो गया था कि ग्रवित को पछतावा है अपनी गलती का और वो बुरा इंसान नहीं है। जेल में काफी बदलाव किए जा रहे थे ताकि जेल में वाकई में शांति बनी रहे। ये सब हो पाया सुनील की सूझबूझ समझदारी से। सरजू अब नंबरदार बन चुका है। एक दिन सुनील जेल के टावर पर खड़े होकर महसूस कर रहा होता है जेल के साफ वातावरण को, कि तभी उसे एक मोर दिखाई पड़ता है। उसे सैनी साहब की बात याद आती है कि यहाँ सांप तो बहुत हैं पर एक मोर भी है। जेल के लिए सुनील मोर था। और फिर से इंटरव्यू वाला सीन आता है जहाँ सुनील से पूछा गया था कि जज ब्लैक वारंट पर साइन करने के बाद कलम की नींव क्यों तोड़ देते हैं। सुनील कहता कि सर मेरे बाबूजी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे अंधकार में पैदा होते हैं जहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। ये बदकिस्मती उनकी पूरी जिंदगी तय करती है। जब वो कोई जुर्म करते हैं तो वही अपनी बदकिस्मती को दूसरों को देते हैं। अंधकार फैलता जाता है। इस कड़ी को तो तोड़ना होगा ना सर। तो शायद कलम की नींव तोड़ के हम वो कड़ी तोड़ने की कोशिश करते हैं।
अब हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जेल में सभी पुलिस वाले बेहोश पड़े हैं, सबके हाथ में लड्डू है। आपको याद होगा कि चार्ल्स ने कहा था कि मुझे अपना जन्मदिन मनाना है, सबको मिठाई तो मिलनी ही चाहिए। तो ये उसका प्लान था जेल से भाग जाने का। अपने जुगाड़ से नशा युक्त मिठाई मंगवाई और सबको खिला के बेहोश किया और फिर आराम से जेल से बाहर निकल गया। सुनील को उसके सेल से एक जादूगर का कार्ड मिलता है। उसके पीछे लिखा हुआ था एड्रेस कि कहाँ हो रहा है जादूगर का शो, और लिखा था टाटा। सुनील को बेवकूफ बना के वो निकल गया, ये कार्ड छोड़ गया, शायद इस उम्मीद में कि सुनील वहां उससे मिलने आए। इसी कहानी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस सीरीज के जरिए हमें मौका मिला जेल की दुनिया देखने का। एक ऐसी दुनिया जहां सेम वही हाल है जो जेल के बाहर है। जो अमीर है वो ऐश से जी रहा है और जो गरीब है वहां भी घुट घुट के मर रहा है। हमें देखने मिला कि जिन्हें वाकई में सजा मिलनी चाहिए वो पावर और पैसे के दम पे अपनी सजा भी मजे से काट रहे हैं, और जो आधे से ज्यादा बेकसूर लोग हैं उन्हें पता ही नहीं कि उनकी सजा कब खत्म होगी या हो भी गई है। देखने मिली हमें एक डार्क रियलिटी कि कैसे चलती है जेल, कैसे बड़े बड़े बदमाश जेल के अंदर से ही इंटरव्यू दे देते हैं, कॉल कर लेते हैं। तो ऐसे ही सब सिस्टम होता है जैसे सीरीज में दिखाया गया, तभी वो कर पाते हैं। जेल के अंदर रहकर भी उनके गलत काम चलते रहते हैं। उनके लिए नियम कानून एक भद्दा मजाक है। कानून बस उस पर लागू होता है जो गरीब है, पैसे नहीं खिला सकता। हमें दिखाया गया कि कैसे एक पुलिस वाला धीरे धीरे अपने अंदर की मासूमियत, भोलापन, प्यार जताने की फीलिंग्स को खोता गया इस नौकरी में। पुलिस और आर्मी की नौकरी जो करते हैं सबका नेचर ऐसा ही हो जाता है। अपनी नौकरी में वो इतने ढीठ, सख्त, अकड़ू बन जाते हैं कि जब अपनी फैमिली के साथ हो तो भी उनका रवैया वैसा ही होता है। भूल जाते हैं वो कि कैसे रहा जाता है एक परिवार के साथ, कैसे रहते हैं खुश। उनको बदलता है उनके आसपास का माहौल ही नहीं मिलता ऐसा जहां वो एक्सपीरियंस कर सकें किसी अपने से अच्छे से बात कैसे करते हैं, कैसे जताया जाता है प्यार, कैसे संभाला जाता है अपने बच्चों को। अपने चारों ओर गाली गलौज, मारपीट, खून खराबा, गलत काम ही देखने मिलेगा तो क्या ही बचेगा एक इंसान के अंदर। बन जाता है वो भी लगभग उनके जैसा जिसे कंट्रोल में रखने का काम दिया जाता है उनको। इस सीरीज में हर किरदार के जरिए हमें अलग अलग कहानी बताने की कोशिश की गई है। आपको बता दूं कि ये सीरीज सुनेत्रा चौधरी और सुनील गुप्ता द्वारा लिखी गई नॉवेल ब्लैक वारंट पर बेस्ड है। बीच बीच में मैंने आपको बताया है कि कुछ घटनाएं सच में हुई थी, जैसे रंगा बिल्ला की फांसी, करतार और उजागर की फांसी, मकबूल भट्ट की फांसी, इंदिरा गांधी की मौत और फिर उसके बाद दंगे। ये सब रियल घटनाएं हैं। चार्ल्स शोबराज नाम का आदमी भी सच में था। 1970 के दशक में उसने 20 लोगों की हत्या की थी, 2 महिलाओं को भी मारा था जिन्होंने सिर्फ बिकनी पहनी थी, तो उसका दूसरा नाम बिकनी हत्यारा भी था। सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए इस सीरीज में मौजूद सभी कलाकारों की। सुनील का किरदार निभाया है जहान कपूर ने। ये बेटे हैं एक्टर कुणाल कपूर के। मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। मैंने ये सीरीज देखी और मैं इनकी एक्टिंग का फैन हो गया। मुझे लगता है कि अभी जो स्टार किड्स लॉन्च हो रहे हैं धड़ल्ले से, उनमें से ये हैं वो वाले स्टार किड जो वाकई में एक्टिंग करना जानते हैं। तोमर का किरदार निभाने वाले राहुल भट्ट, मांगत का किरदार निभाने वाले परमवीर सिंह चीमा, दहिया का किरदार निभाने वाले अनुराग ठाकुर, इन तीनों ने भी बढ़िया काम किया है। अब वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जाने से पहले आप बता के जाइए कि आपको सीरीज की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके जरूर जाइएगा, और नहीं भी लगा तो भी आप बता सकते हैं। ऐसे ही अच्छी सीरीज या मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी चीटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की खबर आप तक पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।